अभी तक देखो ध्यान से, तो पहले आधा घंटा 40 मिनट हमें एक बार फटाफट से पीजीपीपी की रिवीजन करनी है। जो भी हमने सेक्शंस कंप्लीट की हैं उसको सुपर फास्ट तरीके से बुलेट रिवीजन करते हैं। बुलेट रिवीजन का मतलब क्या है कि फटाफट से कोशिश करते हैं हर सेक्शन में क्या क्या लिखा था उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आओ जी। एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ। इधर देखो ध्यान से। अब यहां पे एक बार चेक करो सारे के सारे बच्चे, ये लो जी। अच्छा, अब ये नोट्स ना, ये नोट्स मांगने मत बैठ जाना, क्योंकि ये नोट्स मेरे पुराने बैच के नोट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, तो अगर आपको नोटिंग करनी हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। बाकी अगर तुम बोलोगे तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल कंसाइज नोट्स हैं, ये बिल्कुल कंसाइज नोट्स हैं, जिसके अंदर फटाफट से हम एक बार ऐसा करते हैं आधे घंटे के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे अगर मैं पीजीपी की बात करूंगा तो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब आपका मैंने पहले भी कहा था कि चैप्टर मुश्किल नहीं है, बट चैप्टर के अंदर प्रोविजन बहुत सारे हैं, ये तुमने फील भी किया होगा। मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लगा होगा कि चैप्टर बहुत मुश्किल है। चैप्टर बहुत मुश्किल नहीं है, मतलब जो सुनने के लिए मिलता है ना कि पीजीपी मुश्किल है, पीजीपी समझ में नहीं आता, वो चीज तो नहीं है, ये बात तुम्हें लगी होगी। बट हाँ, प्रोविजन बहुत सारे हैं, प्रोविजन लेंदी हैं, ये तुम कह सकते हो, बट ये नहीं कह सकते कि चैप्टर आपका मुश्किल निकल के आ रहा है जी। अब एक बार यहां पे चेक करो, सबसे पहला सेक्शन जो है वो 28 निकल के आएगा जी। ठीक है, सबसे पहले इस रिवीजन की वीडियो बना देना यूट्यूब पे प्लीज। तो ये बना तो रहा हूं, यहीं पे तो रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो आप भी कह रहे हो मतलब ये वाला पोर्शन कट करके मैं यूट्यूब पे डाल दूं, चलो देख लूंगा जी। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से। अब एक बार फटाफट से हम रिवीजन यहाँ पे करते हैं जी। अब यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन जो निकल के आ रहा है दैट इज सेक्शन नंबर 28। 28 हमारा चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन का मतलब होता है कि ये चैप्टर हमें बताएगा इस चैप्टर में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, तो वो सारी की सारी बातें 28 में लिखी है। अब एज पर 28 बहुत सारी इनकम यहाँ पे आती है। पहला वो कहता है बिजनेस से आने वाली इनकम यहाँ पे टैक्सेबल है। दूसरा प्रोफेशन से आने वाली इनकम यहाँ पे टैक्सेबल है। तीसरा फिर 5 एक्सपोर्ट इंसेंटिव होते हैं, वो भी यहाँ पे टैक्सेबल होते हैं। कौन कौन से? सीसीएस हो गया, ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डीएफआरसी हो गया, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डीईपीबी हो गया। ये पांचों एक्सपोर्ट इंसेंटिव जो है वो भी यहाँ पे टैक्सेबल है। फिर अगर कोई ट्रेड या अगर कोई एसोसिएशन अपने मेंबर से अगर कोई इनकम कमा रही है, वो इनकम भी तुम्हारी यहाँ पे टैक्सेबल है। फिर अगर पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को सैलरी मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी यहाँ पे टैक्सेबल होगा, बट उतना टैक्सेबल होगा जितना पार्टनरशिप फर्म के हाथ में अलाउड हुआ है। फिर अगला पॉइंट ये निकल कहता है कि अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी ना करने के लिए पैसा मिलेगा या प्रोफेशन एक्टिविटी ना करने के लिए पैसा मिलेगा, वो पैसा जो होगा वो भी तुम्हारा इस चैप्टर में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी आपको रिसीव हो रही है तो वो पॉलिसी का पैसा भी आपका इस चैप्टर के अंदर पीजीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया है, जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी उसमें से कॉस्ट माइनस करके जो बैलेंस बचेगा वो भी तुम्हारा पीजीपी हेड में टैक्सेबल है। फिर अगर कोई तुम्हारा बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो कॉन्ट्रैक्ट बीच में टर्मिनेट हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन मॉडिफाई होगी, उसके बदले में जो तुम्हें कंपनसेशन मिला वो कंपनसेशन भी तुम्हारा इसी चैप्टर में टैक्सेबल है। तो ये सारी सारी मोटी मोटी बातें हमने 28 में की थी। 28 में एक पॉइंट हमने और किया था कि अगर ड्यूरिंग द बिजनेस प्रोफेशन मुझे कोई गिफ्ट मिलता है, कोई बेनिफिट मिलता है, कोई परक्यूजिट्स मिलता है, तो विदाउट एनी एग्जम्पशन लिमिट जो है वो भी हमें यहां पे टैक्सेबल करना पड़ेगा। ये सारी बातें 28 में। अब कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है वो 28 ने बता दिया। फिर 29 कहता है जो भी इनकम टैक्सेबल है वो कंप्यूट कैसे करेंगे, तो 29 ने मेथड बताया। उसने कहा देखो री मेथड सिंपल सा है। सबसे पहली बात, जो तुम्हें पीएनएल अकाउंट होगा वो पीएनएल अकाउंट होगा एज पर कंपनीज एक्ट। अब उस कंपनीज एक्ट के पीएनएल अकाउंट के जो नेट प्रॉफिट है ना, उस नेट प्रॉफिट को बेस बना लो। उस नेट प्रॉफिट को बेस बनाने के बाद उसमें 4 एडजस्टमेंट करेंगे, 2 करेंगे खर्चों की, 2 करेंगे इनकम की, और उसके बाद तुम्हारा प्रॉफिट निकल जाएगा बिजनेस का। अब कौन कौन से खर्चे होंगे, तो गवर्नमेंट ने बोला सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले वो सारे के सारे खर्चे ऐड कर दो। कौन से ऐड कर दो? जो डेबिट किए हुए थे वो डेबिट नहीं होने चाहिए, वो सारे के सारे खर्चे ऐड कर दो। फिर वो सारे के सारे खर्चे माइनस कर दो जो डेबिट होने चाहिए थे वो डेबिट नहीं हुए थे,
वो सारे के सारे खर्चे माइनस कर दो, फिर ये सारी की सारी इनकम माइनस कर दो, कौन सी, जो क्रेडिट की हुई थी, क्रेडिट नहीं होनी चाहिए, वो सारी की सारी इनकम माइनस कर दो, और वो सारी की सारी इनकम ऐड कर दो जो क्रेडिट होनी चाहिए थी, वो क्रेडिट नहीं हुई थी, वो सारी की सारी इनकम ऐड कर दो। जो ये बंसल साहब बीच में आ गए, वो कह रहे हैं 50,000 रुपए की लिमिट है, फिर उन्होंने बोला सॉरी 5,000 रुपए की लिमिट है, तो मैं भी बोलूंगा सॉरी, ना 50,000 की लिमिट है ना 5,000 रुपए की लिमिट है, पीजीपी हेड में कोई लिमिट नहीं होती, 50,000 रुपए की लिमिट गिफ्ट के अदर सोर्स में है, 5,000 रुपए की लिमिट सैलरी में है। सॉरी बंसल साहब। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आओ। अब अगला पॉइंट देखो, सेक्शन नंबर 30। अब सेक्शन 30 क्या है? सेक्शन 30 कहता है कि जब तुम बिजनेस की इनकम निकालोगे तो तुम्हें खर्चे माइनस करने पड़ेंगे। अब खर्चे जो होते हैं वो नॉर्मली दो तरह के होते हैं, या तो होते हैं रिवेन्यू या वो होते हैं कैपिटल। अब रेवेन्यू खर्चे जो होते हैं वो कैसे अलाउड होंगे और कैपिटल कैसे अलाउड होंगे, तो गवर्नमेंट कहती है वो सारी बातें 30 से लेकर 38 के अंदर आती है। सबसे पहला सेक्शन 30 है। 30 कहता है कि अगर कोई खर्चा बिल्डिंग से रिलेटेड है उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, वो 30 में आएगा, और बिल्डिंग में सिर्फ रेवेन्यू खर्चे की बात होती है, कैपिटल खर्चे की बात नहीं होती सेक्शन 30 के अंदर। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर बिल्डिंग का रेंट दे रहे हो, अगर बिल्डिंग का टैक्स पे कर रहे हो, बिल्डिंग का इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हो, बिल्डिंग की रिपेयर करवा रहे हो और खर्चा तुमने कैपिटलाइज नहीं किया, तो वो 100% खर्चा पीएनएल में डेबिट कर सकते हो, चाहे वो खर्चा टेनेंट ने किया हो चाहे वो खर्चा ओनर ने किया हो, ये मैटर नहीं करता। बट हाँ, अगर बिल्डिंग पर कोई भी कैपिटल खर्चा किया, अब किया किसने वो चेक कर लो। अगर टेनेंट ने किया तो जितना उसने कैपिटल खर्चा किया उतने खर्चे के लिए हम डीम्ड बिल्डिंग मान लेंगे और टेनेंट डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेगा। दैट इज एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 32(1). बट अगर मान लो खर्चा ओनर ने किया तो फिर बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, फिर टोटल वैल्यू पर क्या करेगा, ओनर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेगा। ये सारी बातें हमने 30 में डिस्कस की थी। क्रक्स से निकल के आता है कि नॉर्मली जो भी रेवेन्यू खर्चे होते हैं अगर वो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं तो सारे के सारे रेवेन्यू खर्चे एक ही साल में डेबिट हो जाते हैं। कैपिटल खर्चे भी गवर्नमेंट अलाउड करती है बट एक साथ नहीं करती, इंस्टॉलमेंट के अंदर करती है, और उस इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन की रेशो। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। अगला सेक्शन 31 है। 31 कहता है कि अगर कोई खर्चा मशीनरी से रिलेटेड है या फर्नीचर से रिलेटेड है उस केस में क्या करेंगे। अगेन अगर भैया वो रिवेन्यू खर्चा है, रिवेन्यू खर्चा 100% अलाउड है, चाहे ओनर ने किया हो चाहे टेनेंट ने किया हो, अपने अपने पीएनएल में वो डेबिट कर लेंगे। बट साहब अगर वो कैपिटल खर्चा है, अगर ओनर ने किया तो मशीन और फर्नीचर की कॉस्ट में ऐड करेंगे और डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। बट अगर टेनेंट ने वो कैपिटल खर्चा किया होगा मशीन वाले केस में, उस केस में अलाउड नहीं किया जाएगा, लो वहां पर साइलेंट है। ये सारी बातें हमने यहां पे डिस्कस की थी। उसके बाद अब अगला पॉइंट यहां पे निकल के आता है। अगर एक्सप्लेनेशन 1 टेनेंट कैपिटल खर्चा करेगा, डीम्ड बिल्डिंग मानेंगे। एक्सप्लेनेशन 5 डेप्रिसिएशन जो है वो क्लेम करना मैंडेटरी है। अगला फिर यहां पे आ गया 32(1)(1). अब 32(1)(1) जो है अब डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो गया। अब डेप्रिसिएशन में जो है ना, डेप्रिसिएशन के 3 सेक्शन है मेनली। एक तो 32(1)(1) है, एक 32(1)(2) है और एक 32(1)(2)(a) है। क्लास में हमने पहले 32(1)(2) करा, फिर 32(1)(2)(a) करा, फिर 32(1)(1) करा। बट रिवीजन के टाइम पर हम सीक्वेंस में चलते हैं तो पहले 32(1)(1) याद करते हैं। 32(1)(1) था एसएलएम मेथड। एसएलएम मेथड इन केस ऑफ पावर जनरेशन कंपनी, पावर जनरेशन वाली कंपनी वाले केस में ऑप्शन है या तो वो एसएलएम यूज कर ले या वो डब्ल्यूडीबी यूज कर ले। अब अगर वो डब्ल्यूडीबी यूज करना चाहती है तो हम आगे पढ़ेंगे। एसएलएम मेथड में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन जो है वो हर साल का सेम रहता है। बट कई बार क्या होता है कि आपने एसेट अगर बीच में सेल कर दी, उस केस में क्या होगा, तो गवर्नमेंट का सिंपल सी बात है, एसएलएम मेथड के अंदर पहली बात ब्लॉक ऑफ एसेट नहीं बनता, सिंगल सिंगल एसेट होती है। अब आपने जितने की एसेट बेची अगर वो सेल प्राइस तुम्हारा डब्ल्यूडीबी से कम है तो जो डिफरेंस होगा वो टर्मिनल डेप्रिसिएशन के नाम से हम तुम्हें इनकम टैक्स में अलाउड कर देंगे एज ए डिडक्शन। दैट इज 32(1)(3). उसके बाद फिर आता है सेक्शन नंबर, अगर मान लो मेरा सेल प्राइस जो है वो डब्ल्यूडीबी से ज्यादा है तो फिर जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग चार्ज बोलेंगे, और टैक्सेबल होगा पीजीपी हेड के अंदर सेक्शन 41(2) में। बट अगर तुम्हारा सेल प्राइस तुम्हारी कॉस्ट से भी ज्यादा है, जितना कॉस्ट से ज्यादा है उतना कैपिटल गेन आएगा, कॉस्ट तक की रिकवरी जो है वो पीजीपी के अंदर आएगी। ये सारी बातें हमने एसएलएम मेथड वाले केस में डिस्कस की थी। हाँ, और जो कैपिटल गेन आएगा वो ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा अंडर सेक्शन 50 कैपिटल ए। ये बातें हमने यहां पे डिस्कस की। इसी के साथ ये पॉइंट यहां पे हो जाते हैं। अगला फिर आता है 32(1)(2) दैट इज नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अब नॉर्मल गवर्नमेंट कहती है देखो जी नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो है वो हर एसेट पे मिलेगा, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, और चाहे वो नई हो चाहे वो पुरानी हो, और ओनर को मिलेगा। ओनर अब
एक्चुअल मतलब जो एक्चुअल ओनर है उसको भी क्लेम कर सकता है, और अगर बेनिफिशियल ओनर है तो बेनिफिशियल ओनर भी क्लेम कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कब से मिलेगा? पुट टू यूज से मिलेगा। बट हाँ, अगर कोई तुम्हारी स्टैंड बाय मशीनरी है या स्टैंड बाय स्पेयर पार्ट है, तुम रेडी टू यूज से भी क्लेम कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और यूज कहां पे करना है? बिजनेस और प्रोफेशन में यूज करना है। और किस वैल्यू पर मिलेगा? डब्ल्यूडीवी पर मिलेगा। और डब्ल्यूडीवी किसकी होगी? ब्लॉक ऑफ एसेट की डब्ल्यूडीवी होगी। और ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है? सेम नेचर एंड सेम परसेंटेज का एक ग्रुप बन जाएगा, उस ग्रुप पर हम देंगे डेप्रिसिएशन। और अगर डब्ल्यूडीवी नहीं होगी तो डेप्रिसिएशन ही नहीं मिलेगा। अब यहां पर एक बात मैंने आपको बताई थी कि डेप्रिसिएशन बेकार की बातें हैं। डेप्रिसिएशन इज नटशेल कैपिटल खर्चे को अलाउड करवाने का तरीका है। मतलब जब तक कैपिटल खर्चा है तब तक डेप्रिसिएशन है, जब तक कैपिटल खर्चा खत्म हो गया तो नो डेप्रिसिएशन। चाहे तुम्हारी ब्लॉक में एसेट बची हो, चाहे तुम्हारी ब्लॉक में एसेट बची हो, फिर भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तुम्हारा ब्लॉक की डब्ल्यूडीवी खत्म हो गई है ना, यू कैन नॉट क्लेम डेप्रिसिएशन। और डब्ल्यूडीवी कैन नेवर बी नेगेटिव। डब्ल्यूडीवी नील हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। यह बात मेरी समझ में आ रही है? अच्छा, एक मिनट में और बताना। अब यहां पे बात करते हैं डेप्रिसिएशन में रेट क्या लगता है। अगर बिल्डिंग वाले केस की बात करूंगा तो अगर मान लो रेजिडेंशियल बिल्डिंग को कमर्शियल यूज करोगे 5%, फिर अगर जनरल रेट जो है वो 10% है। और अगर टेम्परेरी स्ट्रक्चर वुडन वाला है तो आई थिंक उस केस में आपका रेट जो है वो 40% निकल के आता है। फिर प्लांट मशीनरी में जनरल रेट जो है 15% है, ठीक है। और कंप्यूटर लैपटॉप यूपीएस वाले केस में 40% है, ठीक है। और अपना लाइफ सेविंग इक्विपमेंट वाले केस में 40% है, शिप वाले केस में 20% है, कार वाले केस में आपका मेरे ख्याल से वहां पे वो हो गया, क्या नाम है उसका, एयर एरोप्लेन हो गया, और एयर इंजन हो गया, उस केस में 40% निकल के आता है, ठीक है। तो मतलब जनरल रेट 15% है, शिप वाले केस में 20% है, और बाकी जो है फिर वो हर केस में 40% नॉर्मली वहां पे रेट निकल के आता है। बट कई बार तुम्हें क्वेश्चन में रेट दिया भी होता है, तो जो रेट हमें दिया है उसने बोला कि ये रेट है, तो उसी बेस पे फिर आप कैलकुलेशन करके आ जाना जो भी वहां पर हमें दिया हुआ है। बट अगर नहीं दिया तो फिर मैंने तुम्हें रेट बता ही दिया, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये निकल के आता है एडिशनल डेप्रिसिएशन। पहली बात, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है ओनली फॉर नॉर्मल रिजिम, नॉट फॉर डिफॉल्ट रिजिम। एडिशनल का मतलब इन एडिशन टू नॉर्मल, कि नॉर्मल भी है साथ में एडिशनल भी है। एडिशनल सबको नहीं मिलेगा, एडिशनल मिलेगा सिर्फ उन्हीं को जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए। जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए, उनको एडिशनल मिलेगा। एडिशनल जो मिलता है वो एक्चुअल कॉस्ट का मिलता है, डब्ल्यूडीवी का नहीं मिलता, और 20% से मिलता है, और जिस ईयर में यूज करोगे उस साल से मिलेगा। यूज आपने पूरा किया तो पूरा 20 क्लेम कर लो, यूज हाफ किया तो 10% क्लेम करो, बैलेंस 10% अगले साल क्लेम कर लेना। बट अगले साल भी तब अगर नॉर्मल रिजीम ली है, अगर डिफॉल्ट रिजीम ली है तो फिर तुम क्लेम नहीं कर पाओगे। ये सारी बातें ध्यान देना। सेकेंड हैंड मशीन पर एडिशनल क्लेम नहीं कर सकते। ऑफिस एम्प्लाइंस पर, या कोई एसेट तुमने ऑफिस में यूज की, या कोई एसेट तुमने रेजिडेंशियल पर्पस में यूज की, एडिशनल क्लेम नहीं कर सकते। जिस एसेट पर 100% कॉस्ट पहले ही अलाउड हो चुकी है, जस्ट लाइक साइंटिफिक रिसर्च, उस केस में एडिशनल क्लेम नहीं कर सकते। और एडिशनल नॉर्मल रिजिम के अंदर मिलेगा, डिफॉल्ट रिजिम के अंदर एडिशनल नहीं मिलेगा। ये सारी बातें निकल के आती हैं। अब बच्चा ये बात कहता है सर आपने एक बताया था कि सेक्शन 50, अगला जो है वो सेक्शन 50 यहां पर। अच्छा, उससे पहले एक पॉइंट और कर लेते हैं कि भाई साहब अगर आपने एसेट खरीदी है, अगर आपने उसी साल में इसको पुट टू यूज कर लिया और यूज किया लेस देन 180 डेज के लिए, तो डेप्रिसिएशन जो है वो हाफ मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। बट ये हाफ वाला पॉइंट तभी एप्लीकेबल होगा अगर परचेज और यूज दोनों का ईयर सेम होगा। परचेज यहां पर है, यूज यहां पर है, ये हाफ वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। जिस ईयर में यूज करोगे उस साल के अंदर पूरा क्लेम कर लोगे। फिर सेकंड प्रोविजो, वैसे तो डेप्रिसिएशन जो है वो नंबर ऑफ डेज पे नहीं मिलता। बट अगर अमलगामेशन वाला केस है, मर्जर वाला केस है, डी मर्जर वाला केस है, उस केस में जितना अमलगामेटिंग यूज करेगी उतने दिन का अमलगामेटिंग को मिलेगा, जितना अमलगामेटेड यूज करेगी उतने दिन का अमलगामेटेड को मिलेगा। यहां पर नंबर ऑफ डेज वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, और पूरे इनकम टैक्स में कहीं भी नंबर ऑफ डेज वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। फिर 32(2) आता है, कौन सा आता है बताओ। आपको मैंने कल भी बताया था 32(2) ये है। 32(2) क्या बोलता है जी, ये रहा आपका कपड़ा, ये रहा आपका अपना ऊपर कर लिया, कुछ मेरा पोर्शन अनएब्जॉर्ब बच गया, दैट इज अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट करना, तो गवर्नमेंट ने बोला किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म कर सकते हो, सैलरी और कैजुअल इनकम को छोड़ के।
अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म कर सकते हो, सैलरी और कैजुअल इनकम को छोड़ के, और अनंत काल तक, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, इनडिटर्मिनेट, इनडेफिनेट, इन्फिनिटी लाइफ तक तुम कैरी फॉरवर्ड कर लो। और कमाल की बात, अगर तुमने रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं किए, जिन बच्चों ने मेरी कल की मैराथन देखी थी, सारे बच्चे, मैं तुम्हारे फीडबैक का इंतजार कर रहा हूं, मेरे को फीडबैक चाहिए, फीडबैक मेरे को दे देना नालायकों। तो बात सुनो मेरी, कान खोल के है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि रिटर्न अगर टाइम पर फाइल की है तभी तुम लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, नहीं तो बिजनेस और कैपिटल गेन के लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बट अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, चाहे आपने रिटर्न लेट फाइल की है, ये बात ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद आओ सेक्शन 51। अब 51 ये आता है कि अगर आपने ब्लॉक ऑफ एसेट है जी, अगर आपने कल ब्लॉक ऑफ एसेट है और ब्लॉक ऑफ एसेट में से आपने कुछ एसेट बेची हैं और कुछ एसेट नहीं बेची हैं, या आपने ब्लॉक ऑफ एसेट में सारी की सारी एसेट बेच दी है, उस केस में क्या होगा? तो 51 ने बोला पिक्चर अभी बाकी है, 52 ने बोला पिक्चर खत्म हो चुकी है। अब 51 ने बोला देख भाई, अगर पिक्चर बाकी है, मतलब ब्लॉक में एसेट बची है, तेरा पूरा ब्लॉक अभी बिका नहीं है, ब्लॉक में चाहे एक एसेट बची है, या तो गेन आएगा या डब्ल्यूडीवी आएगी, लॉस कभी भी नहीं आएगा। ये बात कान खोल के सुन लेना, या गेन है या डब्ल्यूडीवी है, लॉस कभी भी नहीं आएगा। बट अगर पिक्चर खत्म हो चुकी है, सारी की सारी एसेट बेच दी है, सारा ब्लॉक ही बेच दिया, या तो गेन या लॉस, डब्ल्यूडीवी कभी नहीं आएगी। यू कैन नॉट क्लेम डेप्रिसिएशन अगर आपका सारा ब्लॉक ही खत्म हो चुका है, ये बात ध्यान दो। और जो गेन और लॉस आएगा ना, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा एज पर सेक्शन 50। वहां पे कभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस नहीं आता। अगला फिर 43(1) एक्चुअल कॉस्ट। अब एक्चुअल कॉस्ट में गवर्नमेंट कहती है जो तुमने पैसा पे किया वो सारी की सारी बातें एक्चुअल कॉस्ट के अंदर आएगी। मे बी कैश में पे किया हो, इन काइंड फॉर्म में दिया हो, इंस्टॉलेशन फीस हो, ठीक है। और मैंने कहा था अगर आपने मनी बोरो की है, अगर आपने मनी बोरो की है, जब तक एसेट पुट टू यूज करोगे तो वहां तक का इंटरेस्ट भी तुम्हारा कैपिटलाइज होगा। पुट टू यूज के बाद का इंटरेस्ट रेवेन्यू खर्चा मान के अलाउड कर देंगे, बट पुट टू यूज तक का जो भी इंटरेस्ट होगा ना, वो इंटरेस्ट भी तुम्हारी कैपिटल में मतलब कॉस्ट में जुड़ेगा और यू कैन क्लेम डेप्रिसिएशन। अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि अगर आपने कोई एसेट खरीदनी है तो 10,000 तक उसकी वैल्यू है, जो मर्जी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैश में दो, ऑनलाइन दो, इट डजंट मैटर। बट अगर वैल्यू 10,000 से ज्यादा है तो पेमेंट अकाउंट पे चेक से करनी है, अकाउंट पे ड्राफ्ट से करनी है, या ऑनलाइन मोड से करनी है, तभी वो तुम्हारी कॉस्ट का पार्ट बनेगी, नहीं तो वो कॉस्ट का पार्ट ही नहीं बनेगी और यू कैन नॉट क्लेम डेप्रिसिएशन। ये बात ध्यान देना, यही बात आपके यहां पे निकल के आती है 43(1) में। उसके बाद 43(6) डब्ल्यूडीबी निकालने का, वो कैसे निकलेगा? डब्ल्यूडीबी निकलती है ओपनिंग प्लस में परचेज माइनस में सेल, ये आपकी डब्ल्यूडीबी निकल कर आएगी, उसमें माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, फिर आपकी आएगी डब्ल्यूडीबी आफ्टर डेप्रिसिएशन। फिर आपका एक सेक्शन आएगा 38(2) कि अगर आपने एसेट को पार्शियली बिजनेस में यूज किया, पार्शियली पर्सनल यूज किया, तो जितना बिजनेस में यूज किया उतने का डेप्रिसिएशन मिलेगा, जितना पर्सनल यूज किया उतना डेप्रिसिएशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, वो तुम्हें अलाउड नहीं करेंगे। जो तुमने बिजनेस में यूज नहीं किया वो डेप्रिसिएशन जो है वो तुम्हें अलाउड नहीं किया जाएगा, दैट इज 38(2). फिर एक सेक्शन है 43(CA). अब 43(CA) जस्ट लाइक 50(C), जस्ट लाइक जो है 50(C) यहां पे निकल के आता है। अब 50(C) में क्या लिखा था? अगर आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 110% से ज्यादा है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ही तुम्हारा सेल प्राइस जो है वो बन जाती है। ये बात 50(C) में थी, सेम 43(CA) में, वो कैपिटल एसेट वाले केस में था, स्टॉक इन ट्रेड वाले केस में। फिर कई बार हमें 2 एसडीबी दी होती है, एग्रीमेंट के दिन की अलग दी होती है, रजिस्ट्रेशन वाली अलग दी होती है। हम एग्रीमेंट के दिन की एसडीबी बेस लेके चलते हैं, बट कब? अगर बायर ने एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले कुछ पैसा पे किया, अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे ड्राफ्ट से, ऑनलाइन, तो एग्रीमेंट के दिन की लेके चलेंगे, नहीं तो हम रजिस्ट्रेशन के दिन की एसडीबी लेके चलेंगे। ये सारी बातें आपकी यहाँ पे सेक्शन 43(CA) में निकल के आती हैं। उसके बाद 33(A) और AB हमारे सिलेबस का मैटर नहीं है, मैंने काटा हुआ है। 35D प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर अलाउड होते हैं 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर। अब इसमें कैप होती है, कैप कितनी? जितनी तुम्हारी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसका 5% तक मैक्सिमम अलाउड होंगे, मतलब इतना और इतना, इसमें से लेस वाला पोर्शन जो है वो अलाउड है। बट अगर तुम कंपनी हो तो 5% किसका लेना है? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड, उनमें से जो हायर होगा उसका 5% उतना, और जो एक्चुअल खर्चा किया इनमें से लेस वाला अलाउड करेंगे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर। ये हमारा 35D कहता है। उसके बाद फिर 35AD। अब 35AD में टोटल मिला के 14 बिजनेस निकल के आते हैं। अगर आप इन 14 में से एक बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, एक बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आपको अलाउड कर दी जाएगी। 14 बिजनेस कौन कौन से निकल के आते हैं? पहला बिजनेस कोल्ड चेन फैसिलिटी, दूसरा वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तीसरा बिजनेस
आपका होटल मिनिमम 2 स्टार अबव कैटेगरी। चौथा हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। पांचवा हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर स्लम रिहेबिलिटेशन और स्लम रीडेवलपमेंट। छठा अपना वेयर हाउसिंग फॉर शुगर। सातवां प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। आठवां हॉस्पिटल मिनिमम 100 पेशेंट बेड। नाइन्थ पाइपलाइंस फॉर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। उसके बाद 10th निकल के आ गया हमारा आईसीडी और सीएफएस। 11 निकल के आ गया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। 12 निकल के आ गया स्लरी पाइपलाइन फॉर आयरन और। 13 निकल के आ गया सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन। और 14 आ गया बी कीपिंग और प्रोडक्शन ऑफ हनी। ये सारे 14 बिजनेस जो हैं इनकी इन्वेस्टमेंट करने पर गवर्नमेंट करी 100% हम डिडक्शन दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट 35 AD ओनली फॉर एंड ओनली फॉर ऑप्शनल स्कीम को मिलेगा, डिफॉल्ट स्कीम को नहीं दिया जाएगा 35 AD का बेनिफिट, बस ये पर ध्यान दो। अब 35 AD किन किन पर नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट ने बोला पहली बात तो भैया गुडविल पर नहीं मिलेगा, गुडविल पर नहीं मिलेगा और लैंड पर नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर नहीं मिलेगा है। अगर सेकंड हैंड, वैसे तो सेकंड हैंड मशीन पे नहीं मिलेगा, बट अगर आपने कोई मशीन इंडिया से बाहर यूज की और पहली बार इंडिया में यूज कर रहे हो, यू कैन क्लेम 35 AD। हाँ एडिशनल नहीं है, एडिशनल सेकंड हैंड पे नहीं है, बट ये गवर्नमेंट कह रही ये भी सेकंड हैंड पे नहीं है, बट हाँ पहले बाहर यूज की है, पहले बाहर यूज की है और उसको पहली बार इंडिया में यूज कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने बोला उस केस में जो है वो 35 AD मिल जाएगा। और अगर तुम्हारी नई मशीन में से 20% मशीन की कॉस्ट ओल्ड मशीन है तो भी तुम क्लेम कर लो 35 AD, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 35 AD के बिजनेस का लॉस 35 AD की ही इनकम से खत्म कर सकते हैं। और 35 AD में 8 साल की लिमिट होती है, 8 साल से पहले आप इसको दूसरे बिजनेस में यूज नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे जो डिडक्शन मिली थी उसमें से डेप्रिसिएशन जो बनता है वो माइनस करके बैलेंस बिजनेस की इनकम मान लेंगे और वो तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल होगा। ये कुछ बातें हमने 35 AD में डिस्कस की थी, बस ये पर ध्यान दो। अगला फिर यहां पे आता है सेक्शन नंबर 36 है सर्टेन डिडक्शन, कि कौन कौन सी डिडक्शन जो है वो अलाउड की जाएंगी। सबसे पहला, अगर आपके पापा का बिजनेस है, आपके फादर का स्टॉक इन ट्रेड का इंश्योरेंस कराया, उसका प्रीमियम पे करेंगे तो अलाउड है। बोनस कमीशन पे करेंगे तो अलाउड है। आपने बिजनेस के लिए लोन लिया, उस लोन पे इंटरेस्ट पे करेंगे तो अलाउड है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के ग्रेचुटी फंड में, पेंशन फंड में, सुपर एन्युएशन फंड में कंट्रीब्यूशन किया, अगर वो फंड अप्रूव है तो अलाउड है। फिर यहां पर मैंने कहा था कि अगर उसने नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन किया तो सैलरी में पहले उसके सैलरी हेड में जोड़ेंगे एम्प्लॉय के हाथ में, और जो एम्प्लॉयर ने किया वो डिडक्शन क्लेम करेगा कितना, 14% ऑफ सैलरी। और सैलरी मतलब बेसिक प्लस में डीए ऑटो वाला, इनको जोड़ के 14% तक की जो है वो डिडक्शन जो है वो अलाउड है। ये पॉइंट यहां पे निकल के आता है। फिर जीरो कूपन बॉन्ड इशू की है डिस्काउंट पर, जितने साल के वो बॉन्ड है उतने सालों से डिवाइड करके डिडक्शन अलाउड कर दी जाएगी। बैड डेट्स हो गए, बैड डेट्स अलाउड है। एसटीटी पे करोगे, सीटीटी पे करोगे, डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद फिर यहां पे नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है, फैमिली प्लानिंग। अगर एम्प्लॉय की फैमिली प्लानिंग हो रही है, रिवेन्यू खर्चा 100%, कैपिटल खर्चा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर जो है वो अलाउड कर दिया जाएगा। तो आई थिंक ये सारी बातें हैं। ये वाला पॉइंट ये तुम्हारे एग्जाम के अंदर नहीं है। इंडियन बैंक मतलब ये बैंकों वाला, बैंकों में कुछ प्रोविजंस भी अलाउड होते हैं, बट वो सीए इंटर में हमारे किसी काम का नहीं है। और बाकी सारी बातें आई थिंक हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अच्छा, अगर एम्प्लॉयर फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो फंड अगर अप्रूव है तो अलाउड है, और अगर फंड अनअप्रूव है तो उस केस में अलाउड नहीं है। ये बात 47 और 49 में लिखी थी। उसके बाद फिर अगला सेक्शन नंबर 37। अब 37 है जनरल डिडक्शन, जिसको कहीं मौत नहीं मिलेगी, 37 के अंदर मिलेगी। क्या कंडीशन है 37 की? 37 की कंडीशन ये है कि ऐसा खर्चा जो 30 to 36 में कहीं अलाउड नहीं हो, वो 37 में अलाउड हो जाएगा। बट वो खर्चा बिजनेस का हो, रिवेन्यू नेचर का हो, लीगल नेचर का हो, सीएसआर वाला ना हो, और फ्री बीस ना हो। फ्री बीस का मतलब वही मैंने कहा था, डॉक्टर को कमीशन देना, डॉक्टर को सीक्रेट कमीशन दे रहे हो, डॉक्टर को आप ब्रोकरेज दे रहे हो, आपका ब्राइब दे रहे हो, तो मतलब ऐसे कोई फैसिलिटी दे रहे हो उन लोगों को जो इलीगल है, जो इलीगल काम के लिए, तो वो भी यहां पे अलाउड नहीं होगा। ये सारी बातें 37 में है। बाकी जो भी तुम्हारे रेवेन्यू खर्चे हैं बिजनेस से रिलेटेड, जो तुम्हें पहले कहीं भी अलाउड नहीं हुए, वो 37 में अलाउड कर दिए जाएंगे। यहां पर आपको मैंने एग्जाम्पल भी लिखवाए थे। उसके बाद अगला फिर यहां पे आता है 40A1, 40A1 और 40A3। अब ये क्या होता है, अगर आप पेमेंट कर रहे हो रेजिडेंट को, आपने टीडीएस नहीं काटा, और टीडीएस काट तो लिया आपने, बट रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले पे नहीं किया, तो जो भी आपने खर्चा किया होगा
70% तुम P&L में डेबिट कर सकते हो, 30% डेबिट नहीं कर पाओगे। 30 डेबिट तब कर पाओगे जिस भी साल में टीडीएस काट के जमा करवा दिया, उस साल में 30% खर्चा जो है वो डेबिट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर अगर पेमेंट की है एनआर को, अदर देन सैलरी, सैलरी में क्यों कवर नहीं कर रहा, आगे डिस्कस करेंगे। अदर देन सैलरी वाले केस में आपने टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस काटने के बाद रिटर्न भरने से पहले पे नहीं किया, तो 100% खर्चा डिसअलाउड है। फिर ये 100 अलाउड तब होगा, ये 100 अलाउड जो है वो तब होगा जिस ईयर में टीडीएस काट के जमा करवा दोगे, उस साल में सारा का सारा अलाउड हो जाएगा। बट हाँ, गवर्नमेंट कहती अगर सैलरी की बात है और टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस काट के पे नहीं किया तो एक बार डिसअलाउड, और सैलरी वाले केस में फॉर एवर डिसअलाउड होगा, वो दोबारा से कभी अलाउड नहीं होगा। ये बात 48(3) में लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद 48(2) जी, अगर आप एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हैं, मतलब आपने रिलेटेड पार्टी के ऊपर खर्चा किया और जो तुमने खर्चा किया वो एक्सेसिव है, फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है और वो अनरीजनेबल है, तो गवर्नमेंट ने बोला वो 100% डिसअलाउड है, वो अलाउड वाली कैटेगरी में कवर नहीं है। अगर आपने अपने रिलेटेड पार्टी को पेमेंट की है एक्सेसिव या अनरीजनेबल, वो डिसअलाउड है। फिर 48(3), अगर आपने एक दिन में एक पर्सन को एक खर्चे की, रिवेन्यू खर्चे की पेमेंट की 10,000 तक, कोई दिक्कत नहीं। अगर 10,000 से ज्यादा है, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ऑनलाइन करोगे तो डिडक्शन मिलेगी, नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। और ट्रांसपोर्टर वाले केस में लिमिट 10,000 नहीं है, ट्रांसपोर्टर वाले केस में लिमिट जो है वो 35,000 रुपए की लिमिट यहां पे निकल के आती है, बस ये पर ध्यान दो। एक सेक्शन हमने यहाँ पे और किया था, वो सेक्शन इसके साथ में था 48(3)(a। याद करो 48(3) में क्या था कि अगर कोई खर्चा पेबल बेस पे अलाउड हो चुका है, अगर कोई खर्चा पेबल बेस पे अलाउड हो चुका है और बाद में आप उसकी पेमेंट कर रहे हो और पेमेंट कर रहे हो कैश में और वो 10,000 से ज्यादा है, तो वो डिस अलाउड तो नहीं हो सकता, बट वो डीम्ड बिजनेस की इनकम मान के टैक्सेबल कर दिया जाएगा। दैट इज 48(3)(a, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद सेक्शन नंबर 40(b), पार्टनरशिप फर्म वाला। पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनरशिप होंगे, दो पार्टनर है, नॉन वर्किंग वर्किंग। अब अगर नॉन वर्किंग पार्टनर को रेम्युनरेशन दी जा रही है 100% डिसअलाउड है, इंटरेस्ट दिया जा रहा है 12% तक अलाउड है। फिर वर्किंग पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जा रहा है 12% अलाउड है, रेम्युनरेशन दी जा रही है वो भी अलाउड है, बट एक लिमिट तक अलाउड है। कितनी अलाउड है, तो गवर्नमेंट ने बोला पहले उस पार्टनरशिप फर्म के बुक प्रॉफिट निकालो। अब बुक प्रॉफिट कैसे निकलते हैं तुम सब जानते हो, जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट होगा उसमें सारी रेम्युनरेशन जो डेबिट की हुई है वो सारी जोड़ दो, इंटरेस्ट 12% से ऊपर वाला जोड़ दो, ये तुम्हारा बुक प्रॉफिट है। और ये रेम्युनरेशन तब जोड़ना अगर पहले माइनस कर चुके हो, बट अगर तुमने रेम्युनरेशन का इफेक्ट लिया ही नहीं है तो उस नेट प्रॉफिट में रेम्युनरेशन तो नहीं आएगी। और अगर इंटरेस्ट का इफेक्ट तुमने ले लिया है तो 12% से ऊपर वाला ऐड कर दो, और अगर इंटरेस्ट का इफेक्ट तुमने नहीं लिया है तो 12% इंटरेस्ट माइनस करके फिर जो आएगा वो बुक प्रॉफिट आएगा। अब बुक प्रॉफिट के दो टुकड़े होंगे, पहले 6 लाख तक, 6 लाख के बाद, पहले 6 लाख तक 90% और 3 लाख विच एवरेज हायर, और अगले पर 60% जो भी होगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद गवर्नमेंट कह रही है इतनी रेम्युनरेशन जो है वो अलाउड है सभी वर्किंग पार्टनर को मिला के, और उसके ऊपर की जो रेम्युनरेशन होगी वो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में डिसअलाउड होगी। ये सारी की सारी बातें 40(b) में निकल के आती हैं। उसके बाद 41(4), बेड डेट्स तुमने पहले किया और बेड डेट्स बाद में रिकवर हो गया, तो बेड डेट्स की रिकवरी जो है वो तुम्हारी पीजीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। फिर एक सेक्शन 41(3), याद करो साइंटिफिक रिसर्च वाला। अगर मैं साइंटिफिक रिसर्च में एसेट मैंने यूज की थी और बाद में बेच रहा हूं, दो केस होंगे, या तो बिजनेस में यूज करने के बाद बेचूंगा या बिना बिजनेस में यूज किए बेचूंगा। अगर बिना बिजनेस में यूज किए बेचा तो जो पैसा मेरे को मिल रहा है वो सारा मेरे हाथ में पीजीपी में टैक्सेबल है, और अगर पैसा कॉस्ट से भी ज्यादा है तो कॉस्ट से ऊपर वाला कैपिटल गेन, कॉस्ट तक की रिकवरी पीजीपी। बट अगर मैंने उसको बिजनेस में यूज किया फिर बेचा, तो बिजनेस में यूज करूंगा तो बिजनेस में कॉस्ट बनेगी नील, क्योंकि ऑलरेडी इसकी कॉस्ट मैं अलाउड कर चुका हूं। और जब ये आगे जाके बिकेगा तो सेक्शन 50 एप्लीकेबल होगा। पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर खत्म हो चुकी है, वही सेम बात यहां 41(3) में निकल के आती है। फिर 43(b), पेमेंट बेस पे डिडक्शन मिलेगी। याद करो कोई आपने टैक्स पे करना है, कंट्रीब्यूशन है, ड्यूटी है, सेस है, इंटरेस्ट है, ये सब बोनस है, कमीशन है, सब पेमेंट बेस पे अलाउड है। बट पेमेंट कब तक करनी है, रिटर्न भरने की ड्यू डेट या उससे पहले तुम्हें पेमेंट करनी है। अगर कर दोगे तो डिडक्शन मिल जाएगी, नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। और 43(b) में अमेंडमेंट हमने की थी एमएसएमई वाली। एमएसएमई में रिटर्न की डेट का वेट नहीं करना। एमएसएमई में जब तुम पेमेंट करोगे तो एग्रीमेंट में जो दिन मेंशन है उस दिन तक तुम्हें पेमेंट करनी है, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन तक पेमेंट करनी है, और अगर नहीं करोगे तो वो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। यहां पर हमें रिटर्न की डेट का वेट नहीं करना, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद 44(AA), बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने में अगर तुम स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हो, तुम्हारी ग्रोस रसीद पिछले 3 सालों में हर साल 1.5 लाख से ऊपर है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने।
फिर अगर तुम बिजनेसमैन हो या नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हो, तुम इंडिविजुअल एचयूएफ हो, या तो तुम्हारी टोटल इनकम 2.5 लाख से ऊपर है या तुम्हारी टर्नओवर 25 लाख से ऊपर है पिछले 3 में से किसी भी एक साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने। और अगर तुम इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं हो तो फिर टोटल इनकम 1,20,000 से ऊपर है या टर्नओवर 10 लाख से ऊपर है पिछले 3 में से किसी भी एक साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने, नहीं तो 25,000 रुपए की फीस आपके हाथ में एप्लीकेबल हो जाएगी। ये पॉइंट ध्यान देना। फिर 44AB में हमें करवाना है ऑडिट। अब अगर मैं ऑडिट की बात करूंगा तो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल वाले केस में लिमिट आपकी 50 लाख रुपए की है। 50 लाख के बाद जो है वो तुम्हें ऑडिट करवाना पड़ेगा अगर तुम्हारी ग्रोस रिसीट 50 लाख से ऊपर है। फिर बिजनेसमैन वाले केस में या नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल में लिमिट है 1 करोड़ की। बट अगर 95% काम तुम्हारा ऑनलाइन मोड से है और 5% तक कैश मोड से है तो यही 1 करोड़ रुपए की लिमिट जो है वो 10 करोड़ रुपए की लिमिट हो जाएगी। 10 करोड़ के बाद तुम्हें ऑडिट करवाना पड़ेगा। मेरे बच्चे, नितिन जो 15 दिन की बात थी वो तब थी अगर हमारा और एमएसएमए का कोई एग्रीमेंट रिटर्न नहीं हुआ तो 15 दिन की लिमिट है। रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है तो जितने दिन स्पेसिफाई करेंगे उतने दिन के अंदर पेमेंट करनी है, बट वो दिन 45 दिन से ज्यादा नहीं हो सकते। ये पॉइंट वहां पे लिखा हुआ था। अगर तुम ऑडिट नहीं कराओगे तो जितनी टर्नओवर है उसका 0.5% और 1.5 लाख इनमें से लेस वाला जो है पेनल्टी जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। अगला 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर बिजनेसमैन। इंडिविजुअल को मिलेगा, एचएफ को मिलेगा, फर्म को मिलेगा, एलएलपी को नहीं मिलेगा। इसमें क्या करना है जी? इसमें तुम पहली बात छोटे बिजनेसमैन कब हो? तुम छोटे बिजनेसमैन तब हो अगर तुम्हारी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक की है। बट अगर 95% ऑनलाइन और 5% तक कैश में है तो ये 2 करोड़ रुपए की लिमिट जो है वो 3 करोड़ रुपए की लिमिट हो जाएगी। मैं यहां तक छोटा बिजनेसमैन हूं। अगर छोटा बिजनेसमैन तो मैं क्या करूंगा, जितनी मेरी टर्नओवर है उसका 8% मेरी बिजनेस की इनकम मान लेंगे और जितनी टर्नओवर मेरी ऑनलाइन मोड में है उसका 6% मेरी बिजनेस की इनकम मान लेंगे। अकॉर्डिंगली इस पे टैक्स पे करेंगे। सर क्या कोई खर्चा अलाउड होगा? नहीं होगा। क्या कोई डिसअलाउड होगा? नहीं होगा। क्या लॉस सेट हो सकते हैं? हो सकते हैं। सर क्या चैप्टर 6 से वाली डिडक्शन मिल सकती है? मिल सकती है। सर क्या मुझे ऑडिट करवाना है? नहीं करवाना। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने? नहीं करने। अगर तुम 44AD में कवर हो जाते, हाँ लॉक-इन जो है वो 5 साल का है। 5 साल तक ये स्कीम लेनी है। अगर बीच में छोड़ दोगे अगले 5 साल तुम्हें ये स्कीम नहीं दी जाएगी। ये बात 44AD में। फिर 44AD ये है प्रोफेशनल वालों के लिए। अब इसमें ग्रोस रिसीट 50 लाख है, बट अगर 95% ऑनलाइन 5% कैश तो ये लिमिट 75 लाख की हो जाएगी। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। और इसमें डीम्ड इनकम कितनी मानेंगे? जितनी भी तुम्हारी टर्नओवर है उसका 50% तुम्हारी डीम्ड इनकम है। कोई लॉक इन नहीं है। हाँ डिडक्शन मिल जाएगी, लॉस भी तुम्हारे सेटअप हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 44AD है। क्या कोई अपना एक्सपेंडिचर अलाउड होंगे? नहीं होंगे। क्या डिसअलाउड होंगे? नहीं होंगे। क्या ऑडिट करवाना है? नहीं करवाना। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं? नहीं करने, अगर तुम 44ADA में कवर हो जाते हो। फिर यहां पर हमने डिस्कस किया 44AE वाला सेक्शन। 44AE में था गुड्स कैरिज वाला कि पूरे साल में 10 तक गुड्स कैरिज अगर होंगे तो 44AE का बेनिफिट मिलेगा। अब 44A में क्या है? 2 तरह के व्हीकल होंगे, हैवी गुड्स व्हीकल, अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल। अगर हैवी गुड्स व्हीकल है, हैवी गुड्स व्हीकल कौन होते हैं? जिसका ग्रोस वेट 12,000 किलो से ज्यादा होता है। तो हैवी गुड्स व्हीकल वाले केस में क्या होगा? तुम्हारी इनकम मानेंगे 1000 पर टन, 1000 पर टन पर मंथ पर व्हीकल, ठीक है। और पर मंथ के साथ में और पार्ट ऑफ मंथ भी है, ये तुम्हारी इनकम मानेंगे अगर वो हैवी गुड्स व्हीकल है। और अगर वो हैवी गुड्स व्हीकल नहीं है तो 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ और पर व्हीकल, इतनी इनकम मान के हम कैलकुलेशन करेंगे। और ट्रक तुमने कितने टाइम होल्ड किए ये मैटर करता है। पुट टू यूज कब किया ये मैटर नहीं करता, तो पुट टू यूज हमें इग्नोर करके आना है। एक स्पेशल बात है 44AE में, कोई भी खर्चा तुम्हें अलाउड नहीं होता, कोई डिसअलाउड नहीं होता, बट एक सेक्शन ऐसा है जिसकी डिडक्शन 44AE वालों को मिल जाती है। हमने आपको लिखवाया भी था, दैट इज सेक्शन नंबर 40B। तो 40B जो पार्टनरशिप फर्म वाला है उसकी डिडक्शन जो है अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो 44AE वालों को मिल जाएगी। बाकी 44AD और 44ADA में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है अगर आप 44AD या 44ADA ले लेते हो। ये सारी बातें हमने यहां पे डिस्कस की थी। फिर एक रूल नंबर 14, सेक्शन नंबर 14 है रूल नंबर 8D। अगर इनकम एग्जम्प्ट है तो लॉस का भी ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर इनकम एग्जम्प्ट है तो एक्सपेंडिचर का भी ट्रीटमेंट नहीं होता। बट अगर मिक्स दिया हुआ है तो मिक्स में क्या करेंगे? टोटल खर्चे डिवाइड बाय टोटल इनकम मल्टीप्लाई एग्जम्प्टेड इनकम, जितने एक्सपेंडिचर आएंगे वो डिसअलाउड वाली कैटेगरी में करने पड़ेंगे। ये बात यहां पे लिखी है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जनरल रेट क्या है? बिल्डिंग का 10%, मशीन का 15%, फर्नीचर का 10%, इनटेंजिबल का 25%। तो ये मोटी मोटी बातें जो हैं आपकी पीजीपी हेड में निकल के आती हैं। ओ माय गॉड, बच्चा कह रहा है यार गाबा सब ऐसे हमें याद हो जाए,
हमें तो पता नहीं, ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं रेल चल रही है, चलती जा रही है, छुक 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 करके रेल चलती जा रही है। हमें तो लोरी लगी कसम से भगवान की, नींद सी आ गई आंखों में है। तो अब जाके ये पॉइंट हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है इसी के साथ जी। ठीक है जी। अच्छा हाँ, 35 की सीरीज रहेगी भाई 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 35 की सीरीज रहेगी। हाँ ओ आगे भी तो है। अगले पॉइंट पर आओ, सॉरी अगले पॉइंट पर आओ। अब अगले पॉइंट पर आओ। 35 की सीरीज में देखो, 35 में सबसे पहला 3511 दैट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अब अगर तुम्हारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तुमने किया साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो 100% की डिडक्शन तुम्हें मिलेगी। बट अगर कोई खर्चा अपने बिजनेस कमेंसमेंट से पहले किया तो 3 साल पहले के 2 खर्चे अलाउड होंगे, मटेरियल और जो तुम सैलरी पे करोगे वो हम तुम्हें अलाउड कर देंगे इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये हमारा 3511 में निकल के आता है। फिर आगे 3512 में अगर आपने डोनेशन दी स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट को, जो 3512 में अप्रूव है, डिडक्शन मिलेगी 100%। फिर 3512A अगर आपने किसी ऐसी कंपनी को पेमेंट की है जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है और वो कंपनी तुम्हारे बिजनेस के लिए रिसर्च करेगी तो डिडक्शन मिलेगी 100%। 3513 अगर आपने डोनेशन दी ऐसे इंस्टीट्यूट को जो 3513 में अप्रूव है और जो सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च करती हैं, उस केस में डिडक्शन जो मिलेगी वो 100% की मिलेगी। 3514 अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया लैंड को छोड़ के साइंटिफिक रिसर्च के लिए 100% अलाउड है, नो डेप्रिसिएशन। और अगर बिजनेस कमेंसमेंट से 3 साल पहले लैंड को छोड़ के कोई भी कैपिटल खर्चा किया वो भी हम तुम्हें 100% जो है वो अलाउड कर देंगे, बस ये पर ध्यान देना। उसके बाद 3522 अगर तुमने पेमेंट की आईआईटी को तो डिडक्शन मिलेगी 100%। अगर तुमने इन हाउस रिसर्च किया, अगर कोई कंपनी इन हाउस रिसर्च कर रही है, डिडक्शन मिलेगी 100%। ये सेक्शन कंपनी वाले केस में है। 35CCC अगर आपने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पे खर्चा किया है, डिडक्शन जो मिलेगी वो 100% की मिलेगी। 35CCD ये सेक्शन भी कंपनी के लिए कि अगर कोई कंपनी स्किल की डेवलपमेंट पे काम करती है, डिडक्शन जो मिलेगी वो 100% की मिलेगी। 37(2)B अगर किसी पर्सन ने पॉलिटिकल पार्टी की मैगजीन में एडवर्टीजमेंट करवाई है, ब्रोशर प्रिंट करवाई है, प्रमोशन करवाई है तो 100% खर्चा डिस अलाउड किया जाएगा 37(2)B। फिर अगर कोई खर्चा अमलगामेशन वाला है तो अमलगामेशन वाले खर्चे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड होंगे, दैट इज 35DD। फिर 35DDA अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को VRS दिया तो VRS वाले खर्चे भी 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर अलाउड होंगे। ये बात 35DDA के अंदर यहां पे निकल के आ रही है। अब यहां पे देखो जी, एक सेक्शन हमने और यहां पे किया था 10AA। 10AA कब मिलेगा? अगर आपकी यूनिट जो है वो SCZ में लोकेट करती है। SCZ में अगर लोकेट है तो 10AA की बात होगी, बट तब अगर SCZ से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उस एक्सपोर्ट सेल पर जितने प्रॉफिट कमा रहे हो तो पहले 5 साल 100% वो प्रॉफिट नॉन टैक्सेबल है और अगले 5 साल जो है 50% की आपको डिडक्शन मिलेगी 10AA की। ठीक है, तो ये बातें हमने 10AA में की कि यूनिट SCZ में होनी चाहिए। SCZ से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट से आने वाले जो प्रॉफिट है वो पॉइंट यहां पे निकल के आएगा। 44AA हम कर चुके हैं मेरे बच्चे, 44AA बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हमारा हो चुका है। अच्छा, एक 48(2) बैलेंस रह गया। 48(2) बैलेंस रह गया कि इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी खर्चे होंगे वो खर्चे तुम्हें कभी अलाउड नहीं किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स का प्रोविजन हो गया, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट हो गया, इनकम टैक्स की पेनल्टी हो गया, ये खर्चे जो है वो तुम्हें कभी भी अलाउड नहीं किए जाएंगे, गवर्नमेंट ये बात कहती है। सर सेक्शन 14A, सेक्शन 14A कहता है कि अगर कोई इनकम एग्जम्प्ट है तो उसके किए हुए खर्चे का भी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। यह बात सेक्शन 14A में लिखी है। चलो जी, तो फाइनली अब जाके ये पॉइंट हमारा यहां पे खत्म हो जाता है इसी के साथ। तो अब जाके हमारे में 35 से 40 मिनट लगे हैं, हमारी रिवीजन पूरी हो चुकी है। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की लिमिट 2.5 लाख है, तो प्रिजम्पटिव इनकम कैसे क्लेम होगी, इसमें कंफ्यूजन है। अगर टर्नओवर कह रहे हो 25 लाख है ना, हाँ तो 25 लाख है ना, और प्रिजम्पटिव इनकम की टर्नओवर कितनी है? 2 करोड़ है। तो अगर तुम प्रिजम्पटिव इनकम ले लेते हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं करने भाई। क्या है, 2.5 लाख और 25 लाख है ना, वो तो लिमिट 2 करोड़ है और 3 करोड़ है। तो अगर मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ले रहा हूं तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं करने। ठीक है नहीं, तो इतना पोर्शन में कट करके, इतना पोर्शन में कट करके यूट्यूब पे डाल दूंगा। आपको जब मर्जी देखना हो, बार बार रिवाइज करना हो, जितनी मर्जी बार रिवाइज करना हो, आप इस आधे घंटे के अंदर पीजीबीपी के सारे प्रोविजन आप रिकॉल कर सकते हो।
सर अगर टैक्स बिजनेस का है एंड प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है तो आएगा, क्यों आएगा भाई? बिजनेस, पहली बात बिजनेस का कोई भी टैक्स नहीं होता, बिजनेस का सिर्फ होता है जीएसटी। जीएसटी कस्टम ये बिजनेस के हैं, इनकम टैक्स कोई बिजनेस का नहीं होता मेरे बच्चे। इनकम टैक्स पर्सनल इनकम पे जाता है। कंपनी भी इनकम टैक्स पे करती है, अपनी पर्सनल इनकम पे करती है। इंडिविजुअल भी इनकम टैक्स पे करता है, पर्सनल इनकम पे करता है। तो ऑलवेज इनकम टैक्स की लाइबिलिटी जो होती है वो पर्सनल होती है, कभी भी बिजनेस की लाइबिलिटी नहीं होती, बस ये पर ध्यान दो। सर एमएसएमई वाले बता दो मेरे बच्चे, एमएसएमई वाले केस में ये है, एमएसएमई वाले केस में तुम्हें जब एमएसएमई को पेमेंट करनी है तो रिटर्न की ड्यू डेट तक पेमेंट करने का टाइम नहीं है। गवर्नमेंट कह रही उस एक्ट में ही लिखा हुआ है टाइम लिमिट। क्या लिखा हुआ है कि जब तुम्हारा एग्रीमेंट हो रहा है तो जितने दिन तुम उस एग्रीमेंट में लिखवाओगे कि मैं इतने दिन के अंदर पेमेंट करूंगा, तो उतने दिन के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी, और वो दिन 45 दिन से ऊपर नहीं हो सकते। मतलब तुम्हें पेमेंट करनी है मैक्सिमम 45 दिन तक। बट अगर हमारा कोई रिटर्न एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो फिर 15 दिन के अंदर मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी। कर दूंगा तो इस साल में अलाउड होगा, नहीं तो फिर अगले साल में अलाउड होगा। वो ये बात कह रहे हैं आज। यस राहुल, यस ठीक है जी। नहीं ऐसा सैलरी हाउस प्रॉपर्टी, हाँ सैलरी हाउस प्रॉपर्टी का है ना, जो 11 मिनट 4 कॉन्सेप्ट है। आप 11 मिनट 4 कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखो, उसके अंदर ऐसे मैंने सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करवाई हुई है।